स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। क्या तक पढ़ा दिया था आपको? आयनाइजेशन एनर्जी करा रहे थे ना, आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स करा रहे थे। किन फैक्टर्स के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? काव्या बताएंगी व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? पहले तो बता ही दो क्या है, तब तो आगे बात करूं मैं। चलिए बताइए जल्दी से। लास्ट क्लास का पढ़ के आना होता है, कितनी बार बोला है मैंने? खड़े हो जाइए पहले। गैस के फॉर्म में, वो तो सब्लिमेशन होता है, तो सब्लिमेशन एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, देने के लिए? उसको इलेक्ट्रॉन दे तो वो और इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, लक्ष्य तुम क्या बता रही थी? बैठो, उल्टा पलटा क्यों बता रहे हो तुम लोग? सिंगल गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है कोई भी, मान लीजिए ये ए गैसियस एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देते हो तो इसमें जितनी भी एनर्जी आप सप्लाई करोगे उसी को क्या बोल दोगे? आयनाइजेशन एनर्जी, आई, उसी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अगर उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, है ना? और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट। मान लो ये न्यूक्लियस है आपका और ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने की बात चल रही है। अगर दो केसेस हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और किसी और केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा वहां पे डिफिकल्ट होगा प्रोसेस, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और जहां पे भी केमिस्ट्री में प्रोसेस डिफिकल्ट होता है वहां पे हम लोग बोलेंगे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी आपको? ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? हाई हो। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग कर रहे थे कि फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कर ली थी, उसके बाद हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, जिसमें पहला फैक्टर हमने किया था रेडियस। रेडियस अगर बड़ी है तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दूर है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से दूर है तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स अगर कम लगेगा तो क्या होगा आपका? निकालना इजी है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो। तो आयनाइजेशन एनर्जी रेडियस के क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस ज्यादा तो आई कम। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करो तो ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बताता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा, और फोर्स ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा? डिफिकल्ट। प्रोसेस डिफिकल्ट होगा तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा लगेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड है आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आपको सिखाया था कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये अंदर के शेल है, अंदर के शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर शेल के लिए कैसे काम करते हैं? शील्ड की तरह काम करते हैं, आउटर शेल के लिए स्क्रीन की तरह काम करते हैं। ये रिपल्शन पास करते हैं और बीच में एक स्क्रीन बनाते हैं। इस स्क्रीन की वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन हो जाता है, कम हो जाता है।
तो जैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी, और इजी होगा वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी। यानी कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो रेडियस बड़ी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लो होगा, और आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो केसेस में देखने को मिलेंगे, अभी एग्जांपल कराते हैं आपको 4-6। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग अब। फोर्थ पॉइंट है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, देखिए पहले ध्यान से समझ लीजिए फिर लिखिए। पेनिट्रेशन का मतलब है, जैसे मान लो कि किसी शेल में एस सब शेल है, पी है, डी है, एफ है ना, तो शेल के अंदर जो एस, पी, डी, एफ सब शेल होते हैं, ये सब शेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास जो होता है वो एस होता है, फिर उससे डिस्टेंस पे पी होता है, फिर उससे डिस्टेंस पे डी होता है, फिर उससे डिस्टेंस पे एफ होता है, फिर उससे भी डिस्टेंस पे जी होता है, इसके आगे जी। ठीक है, तो एस सबसे पास है न्यूक्लियस के, तो जो चीज न्यूक्लियस के ज्यादा, पेनिट्रेशन का मतलब है कितना अंदर है, कितना पास है, तो जो चीज न्यूक्लियस के ज्यादा पास है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर F1 मान लो, यहाँ पे F2 मान लो, यहाँ पे F3 मानते हो, यहाँ F4 बोल दो, इधर तक F5 बोल दो, तो जैसे जैसे दूर होगा पेनिट्रेशन कम, यहाँ पेनिट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पेनिट्रेशन कम है, ये ज्यादा पास है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ ज्यादा है एस में, उससे कम पी में, उससे कम डी में, और सबसे कम किस में होगा, एफ में, फिर और कम हो जाएगा जी में। तो जहां पेनिट्रेशन ज्यादा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, है ना। तो अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन को हम बोलते हैं क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, सबशेल क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। सबशेल के क्लोजनेस को बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन बोलेंगे, और पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर हम बोलें तो किस ऑर्डर में देखने को मिलता है हमको, सबसे ज्यादा एस में, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, इस तरीके से इस ऑर्डर में है। तो जहां पे पेनिट्रेशन, इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है एस में, हाईएस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट हो जाएगी। एसपीडीएफ को अगर कंपेयर कर रहे हैं सबको तो यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी। P is directly proportional to IE. Penetration effect is directly proportional to IE. क्लियर है बात, नोट हो जाए तो बोल दीजिए, सबने नोट कर लिया।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो आप बेरिलियम का और बोरॉन का। बेरिलियम एंड बोरॉन आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ये। सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से, लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन, फिर क्या आता है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और लास्ट में क्या आएगा नियोन। तो ट्रेंड क्या चलता है आयनाइजेशन एनर्जी का? ट्रेंड ये है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हो आप तो रेडियस कम होती है। रेडियस क्या होती है? डिक्रीज करेगी। और रेडियस अगर डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड ये है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बोरॉन की ज्यादा, अगर ये एग्जांपल लें तो बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए और बेरिलियम की कम होनी चाहिए। बेरिलियम की कम और बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। होता है बेरिलियम का ज्यादा और बोरॉन का कम। रीजन क्या है समझते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हाई देन बोरॉन। क्यों है देखिए, बेरिलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो होता है 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन है। और बोरॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 2p1। ये सेकेंड शेल का 2s है और ये सेकेंड शेल का क्या है 2p। इसमें जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो 2p का है और इसमें बाहर वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? 2s का। तो अगर देखें तो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन में 2s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। इसीलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन नहीं, हर केस में हर बात नहीं लगा। बोरॉन और कार्बन में देखेंगे तो बोरॉन में 2p1 है और कार्बन में 2p2 हो जाएगा, तो उसमें तो दोनों 2p है, तो उसमें नहीं हो पाएगा, तो कार्बन का ही ज्यादा होगा। लिथियम बोरॉन को कैसे बोलोगी? लिथियम में भी 2s है, बोरॉन भी बोल सकते हैं। हाँ, क्लियर है पॉइंट। बेरिलियम का बोरॉन से क्यों ज्यादा है? रीजनिंग क्वेश्चन पूछते हैं ऑप्शंस में, फिर रीजन दे देते हैं, आपको उसमें पिक करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ऑर्डर पूछ लेते हैं किसका ज्यादा है किसका कम है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपसे पूछते हैं क्यों, रीजन बताइए। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, 4 फैक्टर हो गए ना, 5th फैक्टर की बात करते हैं। 4th है 5th है? 5th है। फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिट। फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल बोलो। ऐसा देखा जाता है कि जो फुलफिल्ड होगा या हाफ फिल्ड, पहले समझो फुलफिल्ड है क्या। जैसे मान लो s में इलेक्ट्रॉन है s1, तो इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड, और s में अगर इलेक्ट्रॉन है s2 तो ये हो जाएगा फुल फिल्ड। p की अगर बात करो तो p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड बोला जाता है, और 6 होंगे तो
फुल। डी की अगर बात करो तो डी में 5 होगा तो हाफ फील्ड और 10 होगा तो। एफ की बात कर लो तो एफ में 7 होगा तो हाफ फील्ड और 14 होगा तो। अच्छा, ये जितने भी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना हम लोग, ये जनरल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं जितना भी आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इन सब में करेंगे। सब जनरल डिस्कशन है आपका एस और पी ब्लॉक के लिए। डी और एफ में थोड़ा बातें अलग तरीके से चलती है। ये जितना भी अपना डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन किसके लिए हम कर रहे हैं इन जनरली, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए। इनके जो एलिमेंट होते हैं एस और पी ब्लॉक के, इनको मिला के बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इन एलिमेंट की बात हो रही है अभी। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अभी जितनी बातें हम कर रहे हैं सारी वो इन दोनों ग्रुप के लिए ही कर रहे हैं, इन दोनों ब्लॉक के लिए। फुलफिल्ड हाफ फिल्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो अगर ऑर्बिट सबशेल फुल है या हाफ है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है देन पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल से। पार्शियल फिल्ड सबशेल, पार्शियल किसको बोलोगे, जैसे पी में हम बोले, देखो एस में तो 2 ही केस हैं, एस में या तो 3 केस हो सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल के लिए 3 केस इस तरीके से आप देख सकते हो। एस के लिए या तो एस खाली होगा तो एस 0 होगा, एम्प्टी बोलेंगे। अगर फील्ड है तो एस में या तो 1 होगा या 2 होगा, तो एस को या तो हाफ होगा या फुल होगा, तो मतलब ऐसे स्टेबल की कंडीशन होती है। पी में अगर देखो तो पी अगर 3 है और पी 6 है, हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू P1, P2, P4, P5। P1, P2, P4, P5 को क्या बोलोगे, अगर P ले लो तो P1, P2, P4 और P5 को क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, फुल फील्ड या हाफ फील्ड की। उसमें भी फुल फील्ड की सबसे ज्यादा, हाफ फील्ड की उससे कम और पार्शियल फील्ड की सबसे कम। हाफ फील्ड की, फुल फील्ड की सबसे ज्यादा, फिर हाफ फील्ड, फिर पार्शियल। और स्टेबिलिटी का मतलब होता है वो सिस्टम बिल्कुल स्टेबल है, अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या है, दिक्कत है, डिफिकल्ट है। स्टेबल सिस्टम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या है, प्रॉब्लम है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी सिस्टम में, किसी कंपनी में कोई पर्सन काम कर रहा हो, अपनी लाइफ में 25 से उसने वर्क करना शुरू किया और अराउंड मान लो 25 से 50 तक वो काम करता है एक ही कंपनी में, तो वहां पे क्या होता है ना, वो स्टेबल हो जाता है ना, उसका माइंड भी स्टेबल हो जाएगा, उसकी सैलरी भी स्टेबल हो जाएगी, ईयरली उसके इंक्रीमेंट लगते होंगे, है ना, जो भी प्रॉफिट होते हैं उस कंपनी के वो उसको मिलते होंगे। तो माइंड से और हर चीज से वो क्या होगा, 25 साल की नौकरी में वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, तो उसका सिस्टम स्टेबल बन गया है। अब अगर आप चाहते हो कि वो कंपनी शिफ्ट कर दे, चेंज कर दे, तो छोटे मोटे से चेंज के लिए वो चेंज नहीं करेगा। छोटे मोटे से चेंज मतलब मनी वाइज चेंज के लिए, इस तरीके के छोटे मोटे चेंज के लिए वो चेंज नहीं करेगा। या तो उसकी सैलरी मान लो 1 लाख सैलरी है पर मंथ, उसको आप दे दो 4 लाख पर मंथ, बोलेगा हाँ ठीक है यार 3 लाख का फायदा है, चलो आफ्टर 50 रिटायरमेंट वगैरह अच्छा रहेगा तो ले लेते हैं। लेकिन आप बोलो कि 1 लाख की उसकी सैलरी है और उसकी 1.25 लाख कर रहे हैं, 1,25,000, तो बोलेगा अरे यार सिस्टम स्टेबल हो चुका। तो इसका मतलब अगर सिस्टम स्टेबल है तो उसको आपको डिस्टर्ब करने के लिए, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी।
तो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा एनर्जी लगाओगे। तो मुद्दे की बात लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी अगर हाई है तो आई क्या होगा, हाई हो जाएगा। स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक नोट हो जाए तो बोल दीजिए। ये अलग बात थी, श्रीदा कर पा रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लेते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखना चाहते हैं किसका होगा ज्यादा, है ना। तो अगर देखो तो पीरियड में ये ऑर्डर था, गलत लिख दिया मैंने, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, तो तुमने क्यों बोला सही है? इन जनरली क्लास में मैं जो पूछ रही हूँ वो मुझे क्या है पहले से पता है, वो तो मैं आपसे जानने के लिए पूछ रही हूँ। ये है सेकेंड पीरियड, है ना, और हम बोलते हैं लेफ्ट से राइट जाओगे तो रेडियस कम होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर देखें तो ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, पर होता क्या है, रिवर्स होता है। ऑक्सीजन की आपकी कम है और नाइट्रोजन की ज्यादा। करेक्ट सीक्वेंस तो ये, आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का ज्यादा और ऑक्सीजन का कम। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस आता है, देखो ऐसे कुछ भी निकालना है आपको, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, रेडियस देखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना है, कुछ भी जो भी आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर में, सब में 2 एलिमेंट को 3 एलिमेंट को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को करना है, तो नाइट्रोजन को देखिए 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन को देखिए 1s2 2s2 2p4। आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। नाइट्रोजन में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाफ फिल्ड, और इसमें क्या दिख रहा है, पार्शियल फिल्ड। तो स्टेबल सिस्टम क्या होगा, मोर स्टेबल कौन सा बन गया, और जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है वो क्या होगा, उसका ज्यादा होगी। मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड। हो गया, एक और एग्जांपल लीजिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अब इसमें आप करके बताइए किसका ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एल्युमिनियम का है 13।
मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप सीख गए हैं, याद हो गया सीक्वेंस अब। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का 13। कंपेयर करना है किसको? जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मैग्नीशियम की आई ज्यादा होगी। क्यों? फुलफिल्ड है। 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना। और एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन को निकालना है किससे? 3s से। और एल्युमिनियम में किससे निकालना है? 3p से। पहला रीजन फुलफिल्ड, ये कैसा है? फुलफिल्ड एंड पार्शियल फिल्ड। तो ये स्टेबल ज्यादा है। दूसरा जो मेजर फैक्टर इसमें काम आता है, क्योंकि फुल फील्ड और पार्शियल फील्ड भी हम लोग ज्यादातर कंपेयर उसमें करेंगे, जैसे 3s है तो कंपेयर कर लो, 3p है तो कंपेयर कर लो। यहाँ पे सब शेल अलग है, 3s है और 3p है। तो अगर ज्यादा अच्छा आंसर देना चाहें इसका, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर दोगे, तो आप बोलोगे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? 3s का ज्यादा होगा, 3s ज्यादा पास होगा, है ना। s सबसे ज्यादा होता है पेनिट्रेशन में। थर्ड शेल है, दोनों की शेल नंबर सेम है, शेल नंबर सेम है, उसका 3s है, इसका 3p है, तो 3s ज्यादा पास होगा। तो 3s ज्यादा पास होगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और आई क्या होगा? तो स्टेबिलिटी के हिसाब से भी मैग्नीशियम का ही ज्यादा मिल रहा था, इसके हिसाब से भी आई हाई था, और पेनिट्रेशन इफेक्ट के हिसाब से भी इसका आई क्या होगा? जबकि अगर पीरियड में चल रहे हो तो मैग्नीशियम पहले आता है, एल्युमिनियम बाद में आता है, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो बढ़ेगी तो मैग्नीशियम की कम, एल्युमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन पेनिट्रेशन इफेक्ट और स्टेबिलिटी की वजह से क्या हो गया? मैग्नीशियम की ज्यादा और एल्युमिनियम की कम। क्लियर है? चलिए अब देखो, ये रीजन तो आप क्योंकि सीख गए हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन में देते हैं कि इसका ज्यादा है इसका कम है, रीजन बताओ, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप जितने रीजन है उनमें से सोच लीजिए कौन सा इसमें लग रहा है, आंसर आप दे देंगे रीजन का, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सीक्वेंस में गड़बड़ कर देते हैं, तो उसके लिए आपको याद भी करना होगा। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड दो ही का पूछा जाता है, सेकेंड और थर्ड का ही, नीचे वालों का आई में दिक्कत नहीं है, सेकेंड और थर्ड का ही याद रखना आपको। सेकेंड पीरियड में याद रखिए, लिव, हम ऐसे याद करते थे, लिव, बेकन, फनी। क्या है? लिव, बेकन, फनी। और अगर ऐसे याद हो जाए आपको, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
लिव बेकन फनी, ये किसका है? सेकेंड पीरियड का। कई बार पूछते हैं लिव बेकन फनी, नोट कर लीजिए। देखो केमिस्ट्री में रीजन भी समझना है, चीजें समझनी भी है और चीजें याद भी करनी पड़ती हैं। कोई बोले हम तो केवल समझ के हम जेई क्रैक करेंगे, तो वो कैसी बातें कर रहा है, वो आपको भी मूर्ख बना रहा है और खुद तो वो स्मार्ट है। खैर अगर सेलेक्ट हो चुका है तो वो खुद क्या है? स्मार्ट है। जैसे कई बच्चे काफी अच्छी अच्छी रैंक ले आते हैं, फिर बोले हम तो 4 ही घंटे पढ़ते थे। अरे भाई 4 घंटे से नहीं आती रैंक, है ना? फिर वो क्या करते हैं मीडिया में? शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ करते हैं ना, गलत शो ऑफ करते हैं वो भी। आप क्यों ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही इंफॉर्मेशन दीजिए जिससे आगे आने वाले बच्चों को क्या हो, हेल्प मिले। थर्ड पीरियड का भी लिख लो इसी के साथ साथ। इसका मुझे वो नहीं याद आ रहा हम कैसे याद करते थे। हाँ लिख दिया, आप बना लो। हम लोग पता नहीं क्या ना अल मैगी मैगी से ऐसे करके कुछ याद करते थे हम लोग। अब याद नहीं आ रहा मेरे को। तेरे नाल कहाँ गया? अब तेरे तो मैंने लगा दिया। ओहो, तेरे नाल मैगी से और फिर कुछ भी हो, जो भी हो मुझे नहीं पता। पार्सल चला पार्सल कला रहा है मैगी का, जैसे भी याद कर लो। थर्ड पीरियड का ये ऑर्डर है ना? सबसे ज्यादा देख रहे हो ये इनर्ट एलिमेंट है नियॉन और आर्गन, है ना? सबसे ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम है ना? नियॉन को अगर देखो तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, पूरा कंप्लीट फील्ड है। तो कंप्लीट फील्ड है इसलिए इससे निकालना क्या होता है? डिफिकल्ट। याद रख लेंगे। और भी एग्जाम्पल करवा दें एक दो। किस कार्गन का 18, नियॉन का 10, आर्गन का 18। हो गया, बन गया तुम लोगों का? बन जाए तो हमें भी बता देना। क्या? क्या बनाया आपने? तेरे नाल मैगी शेजवान सॉस बना दिया। बहुत तेज हो भाई तुम लोग। पार्सल कल आ रहा है। अब जो मन करे वो कर लेना, हमें आगे का एग्जाम्पल कराना है। तुम्हारी मर्जी है, जो याद कर लो। सिंघाड़ा क्यों कर दूं?
कल अच्छा सा बना के लाना, फिर मैं लिखूंगी। नोट कर लिया सबने? यस। क्या नाम है वो कुहू, आपके यहाँ भी कोई करवाएगा कोई इसका याद करने के लिए? नहीं मैम, ये वाले तो नहीं कराए, लेफ्ट टू राइट के लिए नहीं कराए। अच्छा, लेफ्ट टू राइट के नहीं कराए, ठीक। टॉप टू बॉटम के कराए। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जिरकोनियम एंड हैफनियम का एग्जाम्पल। जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40 और हैफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। जिरकोनियम का है एटॉमिक नंबर 40 और हैफनियम का क्या है 72। पहले पीरियोडिक टेबल में इसको देखते हैं, ध्यान से जरा देखिए, प्यार से पहले पीरियोडिक टेबल में देखिए। जिरकोनियम है आपका, इधर ये पीरियड देख रहे हैं, जिरकोनियम है इस पोजीशन में 5th पीरियड में, और ये हैफनियम किस पीरियड में जा रहा है आपका 6th पीरियड में जा रहा है ना। यानी कि अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जिरकोनियम से हैफनियम पे अगर जा रहे हो तो क्या बोल रहे हो, टॉप टू बॉटम आएंगे। टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या चांस लगता है आपको टॉप टू बॉटम आने में? जिरकोनियम से हैफनियम अगर आ रहे हैं तो हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ठीक। अगर देखो यहाँ पे तो जिरकोनियम में कितने प्रोटॉन होंगे 40 और हैफनियम में कितने प्रोटॉन होंगे 72। जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही के प्रोटॉन होंगे। यानी कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस देखो तो कितने का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 32 का डिफरेंस दिख रहा है, 32 प्रोटॉन का डिफरेंस है। यानी कि अगर देखो नीचे वाले में, तो नीचे वाले में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हाई है, ठीक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है आपका, हाई है। आप बोलोगे कि यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 72 है, तो अंदर के शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें वो कौन सा इफेक्ट लगता था, शील्डिंग भी होगी, शील्डिंग इफेक्ट भी होगा। क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी होगा। जिरकोनियम को हमने देखा किसमें था, जिरकोनियम था आपका 5th पीरियड में और हैफनियम आ गया 6th पीरियड में। जिरकोनियम के बाद जब हैफनियम पे आते हैं हम लोग तो यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 4f सीरीज भी आती है बीच में, ये वाली 40 से जब 72 पे आ रहे हो तो बीच में ये वाली सीरीज भी है 58 से 70 तक वाली, जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे F1 भरेगा, फिर F2 F3, यानी 4f के 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरेंगे 71 तक। तो इसका मतलब इनके बीच में 4f के इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं 14, और वो जो 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कैसी शील्डिंग करेंगे, पुअर शील्डिंग करते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है तो यहाँ पे जरूर, लेकिन कैसा शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि किसका है 4f इलेक्ट्रॉन का। यानी कि जहां पे शील्डिंग इफेक्ट डाउन होता है वहां पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, दोनों फैक्टर कुछ ही केसेस में बैलेंस करते हैं, ज्यादातर केसेस में एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम। तो अगर यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इस केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा है और शील्डिंग इफेक्ट का फैक्टर क्या हो रहा है, पुअर शील्डिंग की वजह से कम होगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो आप क्या बोलते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। यानी टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, हम लोग यही बोलते हैं ना आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन इस केस में क्या होगा, जिरकोनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और हैफनियम की ज्यादा।
रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन और Z इफेक्टिव का हाई होना। इसी वजह से आपको सिखाया भी था कि जिरकोनियम और हैफनियम की जो वो होती है रेडियस होती है वो भी लगभग सेम सी होती है, ज्यादा चेंज नहीं है इसमें, कुछ ही पिकोमीटर का डिफरेंस। हो गया? कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कहीं कहीं पे आयनाइजेशन एनर्जी की जगह पे वर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख दिया जाता है, तो उसी आयनाइजेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल अगर देखो तो पोटेंशियल बोल देते हैं। तो जैसा ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का होगा वही ट्रेंड पोटेंशियल का। एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें है मेटेलिक नेचर। पहला एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मेटेलिक नेचर। तो मेटेलिक नेचर बेसिकली देखो क्या है, कैसे देखेंगे हम यहाँ पे। कोई भी चीज अगर मेटल है ना तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, लेकिन जो प्राइम प्रॉपर्टी होती है ना कि पहचानो कि कोई चीज मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप बोलेंगे कि प्राइम प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इजीली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या इनमें क्या बोलेंगे? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? और आपको पता है अगर उसमें खुद से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे मान लो कि किसी में टेंडेंसी हो कि वो क्लास में बार बार लड़ाई झगड़ा करता हो, तो क्या करोगे? उसको थोड़ी सी कुछ इधर उधर की बात बता दो, वो तुरंत लड़ना चालू कर देगा, है ना। होता है ऐसा। आप सब ऐसे देखते हो मुझे जैसे मैं पता नहीं क्या ही बता दे रही हूँ। कॉमन सा एग्जाम्पल है, लेकिन मतलब लड़ना नहीं है पर आपके काम का है कि इसमें पहले से टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इसका मतलब मेटल में पहले से अगर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कम मेहनत करनी है। कम मेहनत का मतलब कम एनर्जी देनी है। तो मेटल्स जो होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी, कम होगी। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सा बन गया, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। कोई चीज को बोल रहे हैं अच्छा मेटल है, तो अच्छे मेटल का मतलब क्या है? इसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर is inversely proportional to, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। कई बार कंपेयर करवाते हैं चीजों को तो उसमें ये काम आता है आपको। डायरेक्टली इनवर्सली पता है तो फटाफट से आंसर निकलते हैं।
इसी को अगर रिवर्स करें, रिवर्स करने का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से, इसी बात को अगर हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे ले जाए, नोट हो गया, कैसे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटल जो होते हैं ना उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लूज करने की टेंडेंसी नहीं है, टेंडेंसी क्या है, टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब मान लो किसी में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, कैरेक्टर सही नहीं लिखा क्या, समझ नहीं आ रहा, अभी ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक। अब अपने को, अपन तो बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलवाना है और उसमें टेंडेंसी है गेन करने की, तो बहुत बहुत काम करना पड़ेगा आपको, बहुत काम का मतलब क्या हो गया, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी अगर कोई अच्छा नॉन मेटल है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई, बात समझ आ रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में अगर देखो आप, तो इधर एस ब्लॉक है अपना, इधर डी ब्लॉक है, और इधर आपका है पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में मेटल है सब, डी ब्लॉक में भी ज्यादातर क्या है, मेटल, पी ब्लॉक में मेटल है, मेटेलॉइड है, और ज्यादातर क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल ज्यादातर किसमें प्रेजेंट है, पी में। तो इसका मतलब जब लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो किधर जा रहे हो, मेटल से किस तरफ जा रहे हो, नॉन मेटल की तरफ। इसका मतलब मेटल की तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, और इधर नॉन मेटल की क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई, यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, पहले भी बात करी हमने। मेटेलिक कैरेक्टर भी हो गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, रिलेट कर लिया। ऑनलाइन बात क्लियर है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पीरियोडिक चैप्टर थोड़ा सा ऐसा बोरिंग सा लगता है कि एक्सेप्शन बहुत याद करने पड़ रहे हैं ये सब, लेकिन इसको मन लगा के थोड़ा पढ़िए और याद करिए, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक का क्या है, बिल्कुल बेस है। ये नहीं आएगा तो क्या होगा, बेस मिल जाएगा तो फिर बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, या नेचर भी कह सकते, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। देखो
रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है? आपने 10th में थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा, सुना होगा ना। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं? साथ में, साइमल्टेनियस, यही तो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है ZnO प्लस C बनता है CO प्लस Zn, है ना। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए कार्बन का क्या हो गया? कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। और इसमें से क्या हो गई? इसमें से आपका ऑक्सीजन निकल गई, इसलिए इसका क्या हो गया? ठीक। तो जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी उसमें कौन सा नेचर है? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसे काम करेगा? तो उसका रिड्यूसिंग नेचर होगा, उसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें। क्लियर है बात? तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करना चाह रहे हैं हम लोग, इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसकी बात करना चाह रहे हैं। अगर आपने रेडॉक्स का एक डेफिनेशन पढ़ा और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का पढ़ा है तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, है ना। या अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्ज अगर किसी पे डिक्रीज हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग नेचर किसमें होगा? जिसका खुद का क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन हो रहा हो। और ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और आयनाइजेशन एनर्जी में हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। निकालना है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उससे रिलेट करेंगे। चार्ज इंक्रीज, चार्ज डिक्रीज। कितने टाइम हो गया आपको मुझसे पढ़ते हुए? अब तो राइटिंग समझ जाओ। 2 महीने हो गए आपको? चलो, तो जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बना लेता है सोडियम प्लस, है ना। तो यहाँ पे चार्ज होता है सॉलिड स्टेट में 0 था, ये गैसियस लेंगे हम लोग। यहाँ पे ये 0 था चार्ज और इस पे कितना आ गया चार्ज? +1, यानी चार्ज बढ़ गया। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वैसे भी देख के पता चल गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन। Cl के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया तो क्या बना लेगा? Cl-। अभी चार्ज है 0, अभी कितना हो गया? -1। चार्ज डिक्रीमेंट हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये हो रहा है रिडक्शन। ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर है? तो किसी रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा वो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है? जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का इजीली, यानी कि जो मेटल होंगे वो कैसे काम करते हैं इन जनरली? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जो नॉन मेटल होते हैं इन जनरली कैसे काम कर सकते हैं? इन जनरली
कैसे काम कर सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक, क्या बोल रहे हैं? रिड्यूसिंग नेचर को कंपेयर करना है। रिड्यूसिंग नेचर को अगर कंपेयर करना है तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो हो जाएगा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो आसानी से दे रहा है, इसका मतलब उसकी आई क्या है? कम है, लो है ना, तभी तो इजीली दे रहा है। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अगर बेटर है तो उसका आई क्या होगा? लोअर होगा। दो को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका रिड्यूसिंग एजेंट नेचर अच्छा है, रिड्यूसिंग नेचर अच्छा है, वो क्या होगा? उसका आई क्या होगा? लो। यानी कि ये अच्छा है तो ये क्या है? लो है। तो सीधी सीधी एक लाइन लिख देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, या लिख के आता है रिड्यूसिंग नेचर को कंपेयर करना है अगर, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जिसका आई ज्यादा वो बैड रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका आई लो वो गुड रिड्यूसिंग। ये बात सबको समझ आ गई पक्का से? ऑनलाइन जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है, आसानी से ऑक्सीडाइज मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब केमिस्ट्री में आसानी का क्या मतलब है? कम एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, है ना। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। ठीक, अभी हम लोगों ने मेटेलिक कैरेक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था या इनवर्सली? इनवर्सली था, और रिड्यूसिंग एजेंट नेचर भी इनवर्सली है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम कंबाइंड करके? ऐसा लिख सकते हो? बोलो भाई। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अपोजिट चलते हैं, रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर अपोजिट चलते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर से रिलेट करोगे तो क्या बन जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसके लिए हम ये लिखना चाहें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटल की आई हाई होती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी अच्छी, हाई। लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, और राइट साइड वाले जिसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, राइट में बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में पी ब्लॉक, एक्सट्रीम लेफ्ट में एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक वालों की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, पी ब्लॉक वालों की आयनाइजेशन एनर्जी
ज्यादा होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि एस ब्लॉक वाले अच्छे मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे और पी ब्लॉक वाले अच्छे नॉन मेटेलिक। एस ब्लॉक वाले के चांसेस हैं कि वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है और पी ब्लॉक वाले अच्छे क्या बन सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप है ये। टॉप टू बॉटम आ रहा है, मैंने लिखा है लेफ्ट टू राइट क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, आप टॉप टू बॉटम लिखेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रिड्यूसिंग नेचर को कंपेयर करना है। पहले आई को कंपेयर कर लीजिए। ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं, माइक का इस्तेमाल करें अपने, बोलें। आई देख लो क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में ऐसे है ये, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लास्ट में फ्रेंसियम होता है, उसको लेते नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है तो उसके कैरेक्टर्स की ज्यादा बात नहीं करते। बोलो भाई, अपना 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 आंसर बताइए, जो जिसको लगता हो। को बताइए, क्या आंसर होगा रिड्यूसिंग एजेंट नेचर? अगर सोच रहे हो, सोच, किसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है सबका? रुबीडियम का आई थिंक 37 होता है, पोटेशियम का 99 है, 19 है, और रुबीडियम का शायद 37। किसका? सीजियम का 54 50 याद नहीं है मुझे, फर्स्ट पेज पे देख। फिफ्टी फाइव हो सकता है, 54 तो उधर जिनॉन का होता है लास्ट में। 18 and चलिए बताइए, कौन बताएगा, शौर्य बताओ। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी टॉप टू बॉटम, नहीं टॉप टू बॉटम ही बताओ ना। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है ना। आई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आई डिक्रीज हो रही तो रिड्यूसिंग एजेंट नेचर क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, है ना। टॉप टू बॉटम आओगे तो अपोजिट चल रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑर्डर ये आ जाएगा। क्लियर है बात? ऑनलाइन बच्चों समझ आया नहीं? आ गया मैम।
एक केस और कर लो फिर क्वेश्चन। रिएक्टिविटी कितने पॉइंट हो गए एप्लीकेशन में? 3 हो गए, 2 हो गए? रिएक्टिविटी देखो, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो यानी कि रिएक्टिविटी उसकी हाई होगी जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो सीधे सीधे बस ऐसे लिख लो, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मान लो 2 मेटल्स हैं, उनमें से एक की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, दूसरे की कम है, तो रिएक्टिविटी आई की बेसिस पे अगर डिसाइड करना है तो ऐसे करते हैं। अच्छा, एक अच्छा सवाल कराया जाए। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो बढ़िया सा। हीलियम हाईएस्ट IE इन पीरियोडिक टेबल। हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हाईएस्ट है। और इधर से देखें अगर हम लोग तो सीजियम का लोएस्ट है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे कम है। और इसकी क्या है? अब एक चीज और समझ लीजिए छोटी सी, तब आप क्वेश्चंस करने के काबिल बनेंगे। अभी नहीं है आप काबिल। चलो, जैसे मान लो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, है ना। रेडियस पढ़ा हमने, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, अभी और भी पढ़ेंगे, 2 मेजर पढ़ेंगे और माइनर बहुत सारी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट का मतलब है पीरियड में मूव करो। लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो, और मैं बोल रही हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होती है? इंक्रीज कर रही है, ऐसा हमने बोला। और हमने बोला टॉप टू बॉटम जब आते हो तो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, हमने ये। टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या हो रही है? डिक्रीज कर। ठीक, तो ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में मान लो 2 एलिमेंट है, एक यहाँ पे है A और एक यहाँ पे है B, एक ही लाइन में है। ठीक, और इसके नीचे मान लो यहाँ पे एलिमेंट है C एंड D। अब कंपैरिजन के लिए ये पॉइंट सिखा रहे हैं, देखो ध्यान से क्या हुआ। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है? बढ़ रही है, और टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है ना। तो अगर A और B में कंपेयर करना है तो सीधे सीधे आप बोल दोगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही है तो B की ज्यादा होगी वैल्यू और A की कम होगी। कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, अभी हमने कोई एग्जांपल नहीं लिया। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे ले सकते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। फिर C और D में अगर कंपेयर करना है, ये किसी एक पीरियड में और ये नीचे उसके नीचे वाले पीरियड में, C D में कंपेयर करना है तो आप बोल दोगे D का ज्यादा है और C का कम है। ठीक,
अगर ए और बी में कंपेयर, ए और सी में कंपेयर करना है तो ए का ज्यादा है और सी का कम है। अगर बी और डी में करना है तो बी का ज्यादा है और डी का कम है। तो आप क्या सोचते हो, अगर चारों को ऑर्डर में लगाना हो तो क्या लगाओ? कौन सबसे ज्यादा होना चाहिए, कौन सबसे कम? चार कॉम्बिनेशन आपको दे दिए मैंने, अब चारों से आपको निकालना है सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन और बीच के दो, ऑर्डर में लगाना। बी सबसे छोटा है या बड़ा? छोटे से बड़ा लगाओ। आप लोग के हिसाब से आ रहा है सी सबसे छोटा, फिर डी, और लोग बताएं अपना कोई डिफरेंट आंसर हो तो दें। अभी ये प्रपोज्ड आंसर लिखा गया है, ऑनलाइन में भी बता दीजिए, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। मोटू पतलू नहीं देख रहे हैं आजकल आप लोग? मोटू पतलू में बोलते हैं ना, ओ समोसे, दिमाग की बत्ती जल गई। मैं जाऊं लेके आऊं या बना के लाऊं? चल चाहिए तो सही, मौसम तो अच्छा है आज तो सही। बी को सबसे ज्यादा आपने कैसे दिया, क्या बेसिस है बी को सबसे ज्यादा देने का? अच्छा लग रहा है ये कोई बोल रहा है, तो ऐसे तो सी सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। ये ए और बी की जो लाइन है वो ऊपर वाली है ना, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज ही होता है ना? तो ये तो ज्यादा ही होंगे और ये क्या होंगे, कम वाले में आएंगे, है ना? तो ए और बी को तो ज्यादा ही आना है, यानी कि लास्ट में ही आना है। और ए और बी में हमने पहले ही कंपेयर कर लिया था कि बी ज्यादा है, सी और डी में कंपेयर कर लिया था कि डी क्या है, ज्यादा है। तो सबसे छोटा कौन सा बन गया, सी। क्लियर है बात? बोलिए बोलिए क्या? अब ये आपको सिखाया क्यों है, देखो ध्यान से जरा सा। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी चार एलिमेंट दिए जा रहे हैं आपको, और उनको क्या करना है, मान लो पी ब्लॉक के चार एलिमेंट दे दिए और किसी पीरियोडिक आई को ही आपको कंपेयर करना है ना? तो कैसे करेंगे आप आई को कंपेयर? उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे तो कंपेयर कर ही लेंगे, बट आप एक रूल याद रखिए, अगर एक ही इसके हैं तो ऐसे याद रखो कि फर्स्ट नंबर हमने किसको दिया, बी को दिया, तो 1 2, फिर किसको दिया हमने, डी को, 3 4, ऐसे याद रखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से आया, है ना? या ऐसे याद रखें, उल्टा सेट। पहले नंबर पे कौन है, चार, अगर कोई भी इस तरीके से एलिमेंट दे दिए जाते हैं जो एक ही आपके पीरियड और इसमें है, तो कैसे कंपेयर करेंगे आप, 1 2 3 4, और वैसे भी कर ही लेंगे, अगर लॉजिक आपको पता है तो कर लेंगे, कर लेंगे ना, दे दिया जाए।
पीरियोडिक टेबल देखूं तो मैं अब दूं? चलो भाई दे देते हैं आपको। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन। बोर्ड पे देखो काव्या, क्वेश्चन दिया मैंने, कहाँ ध्यान है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ये दिया है मैंने। फ्लोरीन को सबसे ज्यादा दे रहे हो, फिर ऑक्सीजन को, फिर क्लोरीन को, फिर सल्फर को। जेड बना दे रहे हो ऐसा वाला है। ठीक है, सही है, तो करिए क्वेश्चन आप। एग्जाम्पल ले। अब पी वाई क्यों करो, कोई छोटी मोटी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। तो बड़ी करना चाह रहे हैं ना, छोटी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, अच्छे सवाल करते हैं। फालतू सवाल नहीं करना। क्या लिथियम है, सोडियम दे रखा है, बेरिलियम दे रखा है, मैग्नीशियम एंड बोरॉन एंड एल। कितने एलिमेंट दे दिए? 6। क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट लीस्ट रेडियस। इसमें जो आपका, पहले आपको इसमें से पिक करना है वो एलिमेंट जिसकी रेडियस सबसे कम है, और वो किस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा वो आपको पिक करना है। तो आपका क्वेश्चन केवल इतना है कि आपको पहले उस एलिमेंट को पहचानना है जिसकी रेडियस सबसे कम है। ऑक्साइड के बारे में तो मैं बताऊंगी। A2O, हाँ, पोजीशन इस तरीके से, लिथियम, फिर यहाँ पे कौन आता है? बेरिलियम, फिर बोरॉन, और इधर कौन है? सोडियम है। एल्युमिनियम की रेडियस सबसे कम होगी। नीचे की तरफ रेडियस बढ़ती है ना, नीचे की तरफ तो रेडियस बढ़ती है, तो नीचे वालों की तो ज्यादा होनी चाहिए, तो तुम कम कैसे कह रही हो? लिस्ट पूछा है इन्होंने, ये सेकंड पीरियड है इसलिए तो मैंने लिखा ऐसे, नहीं तो वैसे ही नहीं लिखा था, मुझे दोबारा लिखने की क्या जरूरत। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का। चलो आपको कंपेयर करो, पहले सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, फिर उसके बाद बात होगी। सबसे छोटी रेडियस वाले एलिमेंट के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है आपको। तो सबसे पहले तो एलिमेंट को ही पहचानो। 2025 जेईई मेंस। चलो भाई बोलो। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट आर डिक्रीज करता है, और
टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करता है। तो सबसे लेफ्ट में देखो, यहां से यहां तो डिक्रीज हो रहा है, तो इन सब में अगर बोलो तो लिथियम सबसे छोटा होना चाहिए, इन सब में अगर बोलो तो सोडियम सबसे छोटा होना चाहिए, है ना? यही बात है ना? नहीं, ये बड़ा होगा ना आपका, इधर तो डिक्रीज हो रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा, और इन सब में ये सबसे बड़ा। हाँ, लीस्ट पूछ रहा है ना, तो इधर वाले में क्या हो जाएगा? अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, बोरॉन हो जाएगा। तो एलिमेंट कौन सा निकला अपना जिसकी लीस्ट रेडियस है? बोरॉन निकल गया, है ना? और बोरॉन जो होता है ना, अब पी ब्लॉक आपने पढ़ा नहीं है तो ये पी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन है, B2O3 बनाता है, तो बोरॉन B2O3 बनाता है, तो आंसर विल बी पी ब्लॉक। अभी पढ़ा नहीं है तो हाँ, L2 वैसे भी निकाल सकते हैं अपन, देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्लास ऑक्साइड निकालना था ना, देखो ध्यान से, जैसे आपका 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 15 है, 16 है, 17 है ना? तो 13 ग्रुप में कौन से थे? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यही थे। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना? तो ये जो होते हैं 13 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना, ये अगर बनाएंगे आपका अरे क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाए या कोवेलेंट कंपाउंड बनाए, तो इन जनरली ये जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, चार्ज शो करते हैं, वो +3 का शो करते हैं, है ना? और ऑक्साइड बनाना है तो क्लास 10th में आपको सिखाया गया होगा फॉर्मूला लिखना, 9th में ऑक्साइड होता है O-2। तो अगर बोरॉन पे +3 है और ऑक्सीजन पे क्या है? -2, तो फॉर्मूला लिखते समय इसका इस तरफ और इसका यहाँ, तो B2O3 बन गया। तो आपने ऑप्शन से किससे मैच कर गया? ठीक है, फॉर्मूला लिखना ऐसे सिखाया जाता है ना। से कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना है तो कैल्शियम के ऊपर +2, कार्बोनेट के ऊपर -2, दोनों इक्वल हो गए तो CaCO3 लिख देते हैं सीधे। बस एक लास्ट सवाल करेंगे, उसके बाद बंद, उसके बाद बंद। आप चले जाओ, जिसको जाना है वो जाओ, जाने वाले को कौन रोक पाया है? यहां से भी कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। मैंने अगर कोई क्वेश्चन डिसाइड किया तो मैं तो करा के ही छोड़ूंगी, तो जाना चाहता। कोई एलिमेंट है, इसके लिए 5 सक्सेसिव IE दे रखे हैं। 5 सक्सेसिव IE का मतलब समझ रहे हैं? IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 ये दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं देखिए, IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 दे रखा है। पहला दे रखा है 800 किलो जूल पर मोल में है, तो यूनिट सबकी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 800 है। दूसरा है 2427, तीसरा है 25024, चौथा है आपका
एक छूट गया। ओके, कमजोर हो गई है। 3658 25024 और 32824। ये पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 800 ही देनी पड़ती है, दूसरे में 3 टाइम्स देनी पड़ रही है, चौथे में और ज्यादा, इस तरीके से, है ना। ये दे रखा है किसी एलिमेंट का, पूछ रहे हैं एलिमेंट किस ग्रुप का है। एलिमेंट किस ग्रुप का है? 13 14 2 4, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 4, ऐसे दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 800 दे रहे हो, दूसरा निकालने के लिए कितना देना पड़ रहा है? अप्रॉक्स 3 टाइम्स दे रहे हो, है ना। फिर तीसरा पहला निकालने के लिए आप देते हो 800, दूसरा निकालने के लिए अप्रॉक्स उसका 3 टाइम्स दे रहे हो। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना दे रहे हो आप? दूसरे से तीसरा कितना डिफरेंस आ रहा है? 3600 है लगभग, और ये 2400 है, तो अप्रॉक्स डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1200 का अप्रॉक्स लिख रही हूँ। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? 1600 के आसपास का डिफरेंस था, है ना। यहाँ पे अगर देखो 3658 से कितना हो जा रहा है? 25,000 हो जा रहा है सीधे। ये लगभग 4000 है, और ये कितना हो गया? 25,000। बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। ये क्या लिख रहे हैं? 1.5। अच्छा, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखो 3658 से कितने का आ रहा है? 25024। इसका मतलब क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 800 की दिक्कत थी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2400 की दिक्कत है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3600 की, चौथे इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया? 100 से बात कहाँ चली गई? थाउजेंड्स में चली गई, 25,000। यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या हो गई? बहुत ज्यादा दिक्कत। यहाँ पे क्या है? प्रोसेस क्या हो गया? वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है बात? अब अपने ऑप्शन को मैच करेंगे इससे। अब अपने ऑप्शन को क्या करेंगे? मैच करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, यही होता है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से जाएगा 3p से, दूसरा इलेक्ट्रॉन 3s से, तीसरा भी 3s से, यानी कि ये सब किससे जा रहे हैं? थर्ड शेल से ही जा रहे हैं। तो थर्ड शेल का अगर 3s है, 3p है, 3d है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस होगा, ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा। अब थर्ड से जब सेकंड पे आओगे ना, किस पे आ रहे हो? सेकंड पे आ रहे हो, तो सेकंड पे आओगे तो ज्यादा का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि सेकंड शेल क्या हो जाएगी? और क्लोज हो जाएगी ना, सेकंड शेल और क्लोज हो जाएगी। 14 में देख लेते हैं। 14 में अगर देखते हो, जैसे मान लो तुम ले लो सिलिकॉन का एग्जांपल, तो यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया? 3p2। पहला इलेक्ट्रॉन इससे, दूसरा भी इससे, तीसरा इससे, चौथा भी इससे। इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए तीसरे और चौथे में। इतना यहाँ पे क्या हो रहा है? थर्ड और फोर्थ में बहुत डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड आपका 3s से निकल रहा है, फोर्थ भी किससे निकल रहा है? 3s से निकल रहा है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे अगर देखो आप सिस्टम को भी देखो ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 4, और ये कितना हो गया? 6, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम किसका होता है?
नियॉन का, यानी इसने नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन इसको मिलेगा, है ना। 1 2 3 निकाल दिया, आप चौथा निकालोगे तो किस कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हो? नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन से, यानी इनर्ट गैस से। तो आंसर क्या होगा अपना? ये सेकेंड और थर्ड, फोर्थ में भी, फोर्थ ग्रुप के किसी का एग्जाम्पल लेके देख लेना। तो अगर आई के डेटा दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो कैसे देखना है? जिसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आए उसको देखना है और उसके हिसाब से अपने आंसर को कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक बार और करा दूंगी इस क्वेश्चन। 2 4 वाले को भी देख लेंगे। आज की क्लास करते हैं ऑफ।